हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और देखिए, हमने एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स सिलेबस के अंदर पार्टनरशिप है उसको कंप्लीट कर लिया है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल। तो जो शेयर कैपिटल है या फिर बेसिकली कंपनी शेयर्स इशू करते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करती हूँ तो इसमें हम पहले बात करेंगे भी कंपनी क्या है, कितने तरह की कंपनी आपकी हो सकती है। फिर हम बात करेंगे कि भी शेयर कैपिटल क्या है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, जो जो वर्ड यहाँ पे एक एक वर्ड जो मैं बोलती हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक वर्ड। और जो हमने सिलेबस हम अपना यहाँ पे अभी कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, लेकिन विश्वास कीजिए, मैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना आपका, एक एक जो लाइन है ना इंपॉर्टेंट लाइन, वो बिल्कुल भी यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी लाइन आपको छुट्टी हुई नहीं मिलेगी। तो जितना भी मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक वर्ड जो मैं बोल रही हूँ वह आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो भी यहाँ पे जितना मैं कराऊंगी तो देख लेना आप लोग, मैक्सिमम आपको यहीं से एमसीक्यू मिलेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है वे सभी मैं मोस्टली आपको करा दूंगी। तो इसलिए आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से और पूरा वीडियो को देखिए, चाहे आप स्पीड करके वीडियो को देखिए, लेकिन बीच में वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो मे भी हो सकता है कि भी कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट लाइन या फिर इंपॉर्टेंट वर्ड वो आपका फिर छूट जाए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कंपनी की, कि भाई कंपनी का मीनिंग क्या है। ठीक है, कंपनी हम किसको कहेंगे। तो हमने अभी तक जो हमने सीखा है, हमने क्या कि पहले सबसे पहले जब हमारा जो बिजनेस स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप है, ठीक है, उसको की बात की थी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या था, जहाँ पे हमारे क्या था, सिंगल ओनर था। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या है कि भाई सोल का मतलब क्या हो गया, सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप का क्या है, ओनर। ठीक है, तो उसकी अपनी कुछ लिमिटेशन थी कि भाई अकेला बंदा है वो किस तरह से जो बिजनेस उसको मैनेज करेगा। अगर अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड भी करेगा तो फिर उसके लिए जो बिजनेस को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर अगर हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे तो फिर हमें कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए, रिस्क भी हमारा बढ़ेगा। तो उस केस में फिर हमारी क्या आई, भी पार्टनरशिप आई। ठीक है, तो फिर एक पर्सन ने सोचा चल 2-3 पर्सनस को और मिला के हम अपना बिजनेस को करते, तो फिर उसको हमने नाम दे दिया पार्टनरशिप। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस और एक्सपेंड करे, और ज़्यादा हमारे बिजनेस की ग्रोथ हो। तो उस केस में हम फिर कौन सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम चूज करते हैं, कंपनी को। क्योंकि यहाँ पे जो अब आपके ओनर है, बहुत सारे ओनर हो जाएंगे, सभी एक तरह से क्या कैपिटल लेके आएंगे, तो आपके पास जो कैपिटल है उसकी भी शॉर्टेज नहीं रहेगी। तो कंपनी बनने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भाई जब भी आप अगर अपनी कंपनी शुरू करना चाहते, कंपनी का फॉर्मेशन करना चाहते हो, तो आपको उसको कंपनी एक्ट 2013 है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कराना होगा, मीन्स रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये आपका कंपलसरी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर आप उसको कंपनी नहीं बोल सकते। तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी अदर अर्लियर कंपनीज एक्ट। या तो भाई आपका जो कंपनी एक्ट 2013 है इसके अंदर वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, अगर इसके अंदर रजिस्टर्ड नहीं है तो और कोई भी पहले कोई भी एक्ट था जो कंपनी से रिलेटेड एक्ट था उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। कंपनी बेसिकली क्या है, कंपनी आपका एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, और जिसका अपना जो एक तरह से जो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन हमने क्यों कहा, क्योंकि भाई हमारी तरह ह्यूमन बीइंग की तरह तो है नहीं कंपनी, वो आर्टिफिशियल है, इनविजिबल है, कंपनी को आप एक तरह से देख भी नहीं सकते हो। ठीक है, और कंपनी को किसने क्रिएट किया है, लॉ ने उसको क्रिएट किया है। और बाद में अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होगा या फिर लिक्विडेशन होगा, वो भी कौन करेगा, लॉ करेगा। तो इसलिए जो कंपनी की एक डेफिनेशन है, ठीक है, ये आपकी जस्टिस मार्शल ने दी है, तो वह भी आप नोट कर सकते हो। क्या, कंपनी एक ऐसा पर्सन है, अ कंपनी इज अ पर्सन आर्टिफिशियल, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आइज ऑफ लॉ, जो सिर्फ लॉ की आइज में ही एग्जिस्ट करती है। और कंपनी को राइट है कि भाई वो जो प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है उसको पोजेस कर सकती है, इसी के साथ ही कंपनी किसी को भी शू कर सकती है और कंपनी को कोई भी शू कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे फीचर्स। तो जो ये फीचर्स है ना, अगर आपने फीचर्स कर लिए, इन फीचर्स से ही आपकी जो कंपनी है, कंपनी का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है कि भाई कि कंपनी का एक लीगल एग्जिस्टेंस है उसका, या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई जो कंपनी है उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वो रजिस्टर्ड आपकी होनी चाहिए, किसमें, कंपनीज एक्ट में। ठीक है, अब उसके साथ ही नेक्स्ट फीचर्स हो जाएगा फिर सेपरेट लीगल एंटिटी। तो भाई कंपनी की जो लीगल एंटिटी है वो क्या है, सेपरेट है, मीन्स
भी कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, अपने नाम से प्रॉपर्टी है उसको खरीद सकती है, बेच सकती है। तो जैसे मैं अगर रिलायंस की बात करती हूँ, तो अगर हम रिलायंस की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मुकेश अंबानी जी है और जो रिलायंस है वो अलग अलग है, ठीक है। अगर हम केस भी करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि भी हमने मुकेश अंबानी पे केस किया है, ठीक है, हम बोलते भी रिलायंस से। तो यहाँ पे एक तरह से जो कंपनी है उसकी क्या है, अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसी के साथ ही थर्ड अगर मैं बात करती हूँ परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है कि भी कंपनी आपकी चलती रहेगी, जो शेयर होल्डर्स है वे आते रहते जाते रहते हैं, कंपनी का उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी आपकी चलती रहेगी। कंपनी का अगर वाइंडिंग अप होगा, कंपनी अगर बंद की जाएगी, तो लॉ ने इसको क्रिएट किया है, लॉ इसको क्या करेगी, इसको लिक्विडेट या फिर एक तरह से इसको बंद करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था आर्टिफिशियल पर्सन, ये भी आप डाल सकते हो कि भाई ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, कि भी हमारी तरह ये चल नहीं सकती, फिर नहीं सकती, सांस नहीं ले सकती, तो इसलिए क्या आर्टिफिशियल पर्सन, लेकिन और सारे काम कर सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी उसको रख सकती है, खरीद सकती है, बेच सकती है। तो बिल्कुल इजी से आपकी है। उसके बाद है कॉमन सील। उसके बाद क्या है, कॉमन सील। तो देखिए अब हमारी तरह पर्सन तो है नहीं कि भी वो सिग्नेचर कर दे, तो अब एक कंपनी के जो सिग्नेचर होंगे, तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे हम किसका वर्ड यूज करेंगे, कॉमन सील, कि कंपनी की अपनी खुद की एक मोहर होती है, जिससे उस मोहर को लगा के फिर हम ये कहेंगे कि भाई हाँ ये जो डॉक्यूमेंट है जिन पर साइन करने, कंपनी को साइन करने, कंपनी ऐसे तो साइन नहीं करेगी हमारी तरह, तो उसके लिए उसको एक कॉमन सील दी जाती है भाई, जिससे हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि भाई हाँ ये प्रोडक्ट है या कुछ भी है, कोई भी डॉक्यूमेंट है उस पर साइन किया तो ये इस कंपनी के, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। तो हम आगे बात करेंगे कि भाई कंपनी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो शेयर है उनको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स है और यही एक तरह से डेफिनेशन है आपकी कंपनी की। तो जैसे कि मैंने बार बार बताया, कंपनी में शू और टू बी शूड, भी कंपनी भी शू कर सकती है और कोई थर्ड पर्सन कंपनी को भी शू कर सकता है। तो ये बेसिकली क्या फीचर्स है किसके, कंपनी के, एक तरह से मीनिंग भी हम इसको बोल सकते हैं क्या है, कंपनी का। अब हम बात करेंगे यहाँ पे काइंड्स ऑफ कंपनी या फिर टाइप्स ऑफ कंपनी की हम बात करेंगे। तो आपकी जो कंपनी है उसको अलग अलग तरह से यहाँ पे डिवाइड किया गया है, टाइप्स है आपकी, कुछ बेसिस आपके लिए गए हैं, तो उन बेसिस पे हम बात करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे किस चीज़ की, टाइप्स ऑफ कंपनी या फिर काइंड्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग बेस है, तो 3 बेस हमने यहाँ पे लिए हैं टाइप्स के। जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, ठीक है, मेंबर की लाइबिलिटी के बेस पे हमने एक जो हमने बाइफर्केशन लिया है। सेकंड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, सेकंड बेस हमने किसको लिया है, नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर्स है, ठीक है, उनकी संख्या के बेस पर हमने कंपनी है उसके टाइप्स की बात करेंगे। और उसके बाद हमारा जो थर्ड बेस हो जाएगा वो हो जाएगा कंपनी लिमिटेड, ये हो जाएगा आपका काइंड्स, हाँ 2 बेस, हम यही 2 बेस पे हम बात करेंगे और फिर इसके अंदर हम फर्दर बात करेंगे, ठीक है। तो 2 बेस हमने लिए हैं, 2 बेस हमारे क्या निकल के आए, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे हमारी 3 तरह की कंपनी निकल के आएगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ठीक है। फिर आएगा फर्स्ट हमारे टाइप ये हो जाएगी, उसके बाद है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और थर्ड हो जाएगा हमारा अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है। तो 3 टाइप हम इसके अंदर करेंगे, किसके अंदर, जब हमने जो टाइप्स ऑफ कंपनी में कौन सा बेस हमने लिया, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ अ मेंबर। तो मेंबर की लाइबिलिटी के बेस पे हमारे सामने 3 तरह की कंपनी निकल के आई, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब क्या है, तो देखिए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब है कि भाई जो एक कंपनी है, जो एक कंपनी है उसकी जो लाइबिलिटी है वो कहाँ तक है भी, जो एक शेयर होल्डर है उसकी जो लाइबिलिटी है वो कहाँ तक होगी, जितना उसने शेयर खरीद रखा हो और जितने शेयर की उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया। कैसे, फॉर एग्जांपल एक शेयर होल्डर है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक शेयर की बात करूँगी, एक शेयर है, ठीक है, 10 रुपये का है,
और जो कंपनी है ना, कंपनी ने 10 के 10 रुपये मंगा लिए हैं, तो एक शेयर होल्डर है, उसने क्या है 7 रुपये तो दे दिए, लेकिन 3 रुपये अभी उसने नहीं दिए। तो इस केस में अगर कौन सी कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो इस केस में जो शेयर होल्डर होगा अब वो लाइबल होगा, ठीक है, लाइबल होगा कितने अमाउंट तक, सिर्फ 3 रुपीज़ तक। भाई अब कंपनी उससे सिर्फ 3 रुपये और ले सकती है, तो इसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अगर कंपनी का लिक्विडेशन होगा, वाइंडिंग अप होगा, ऐसी कोई भी सिचुएशन आएगी, तो उस केस में अगर हमारी कंपनी कौन सी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो वहाँ पे उसका जो शेयर होल्डर होगा वो सिर्फ भाई जो उसने शेयर ले रखे हैं और उस पर जो पैसा उसने अभी तक नहीं दिया और अगर कंपनी ने मांग लिया है तो सिर्फ उस अमाउंट तक लाइबल होगा, तो इसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। नेक्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है हमें गारंटी। तो यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जो शेयर होल्डर्स होते हुए क्या बोलते हैं, गारंटी दे देते हैं। जैसे यहाँ पे शेयर होल्डर्स है 3 ABC, तो ए ने गारंटी दी, ए ने क्या गारंटी दी कि भाई जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा ना तो मैं कितने रुपए दूंगा, मैं 2 लाख रुपए दूंगा। बी ने गारंटी दी कि भाई मैं 1 लाख दूंगा। सी ने गारंटी दी कि भाई मैं 4 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। तो ये इन्होंने गारंटी दी, तो ये हमारी कौन सी कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय अगर गारंटी है। तो अब लिक्विडेशन की सिचुएशन अगर आ गई, ठीक है, कंपनी को हम बंद कर दें, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई, तो उस केस में जो शेयर होल्डर्स है जितनी उन्होंने गारंटी दी ना वो उतना ही पैसा लेके आएंगे। अब ए ने 2 लाख की गारंटी दी थी तो ए 2 लाख रुपए लेके आएगा। बी ने 1 लाख की गारंटी दी थी तो बी 1 लाख लेके आएगा। सी ने 4 लाख की गारंटी दी थी तो सी 4 लाख लेके आएगा। तो इसको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो लायबिलिटी रहेगी जो मेंबर्स की वो क्या रहेगी, अनलिमिटेड। लेकिन जो ये कंपनी है ये इंडिया के अंदर आपकी नहीं पाई जाती, ठीक है, नॉट फाउंड इन इंडिया। इंडिया में परमिशन है कंपनीज एक्ट में कि भी अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है, लेकिन अभी तक इंडिया के अंदर कोई भी अनलिमिटेड कंपनी नहीं है। तो ये हमने किसकी बात की, ऑन द बेसिस ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट वन इज द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेकंड वन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एंड थर्ड हमारा अनलिमिटेड कंपनी। तो ये थी हमारी, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, तो ध्यान से सुनिए। अब हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। जब हम बात करते हैं जो मेंबर हैं उनकी संख्या के बेस पे भी हम क्या करते हैं, जो कंपनी है उसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर हम बेसिकली बात करेंगे पब्लिक कंपनी की, प्राइवेट कंपनी की, 1 पर्सन कंपनी की। तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपका, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे पब्लिक कंपनी की, और यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं प्राइवेट और पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी में। तो इनको थोड़ा ध्यान से सुनना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने क्या बताया आपको, मैंने आप लोगों को बताया, 1 मिनट रुकना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स। तो फर्स्ट है हमारा पब्लिक कंपनी, सेकंड है हमारा प्राइवेट कंपनी, और थर्ड है हमारा 1 पर्सन कंपनी, सॉरी 1 पर्सन कंपनी, जिसको कि हम बोलते हैं OPC, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अभी आया, न्यू कॉन्सेप्ट है हमारा 1 पर्सन कंपनी। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी हम किसको कहेंगे, उसके कुछ फीचर्स है, वे आप यहाँ पे देखिए। तो पब्लिक कंपनी आपको तब समझ में आएगा, तो पहले मैं आपको बताऊंगी प्राइवेट कंपनी, उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी हम किसको कहेंगे, जो प्राइवेट कंपनी है उसमें हमारी क्या कंडीशन है, एक तो ये रिस्ट्रिक्ट करती है टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, रिस्ट्रिक्ट्स द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ठीक है। भाई प्राइवेट कंपनी के जो शेयर है उसको हम क्या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट्स द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर, रिस्ट्रिक्ट द, यहाँ पे लिखिए राइट, अधिकार नहीं है, टू ट्रांसफ़र इट्स शेयर, मीन्स जो प्राइवेट कंपनी है उसको राइट नहीं है अपने शेयर को ट्रांसफ़र करने का, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा हो जाएगा ये, और सेकंड है इसके अंदर क्या, इसके अंदर आपके कम से कम, आगे तो फिर वही है, इसके अंदर आपके जो मिनिमम यहाँ पे जो मेंबर होने चाहिए वो हमारे कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम की अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम यहाँ पे नंबर होने चाहिए 200, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ है उनको छोड़कर, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है, जो एम्प्लॉयज़ है
उनको छोड़कर यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो आपकी मैक्सिमम संख्या है वो 200 होनी चाहिए, ठीक है, एक्सक्लूडिंग इट्स एम्प्लॉय। तो ये हमारी बेसिकली क्या कहलाएगी, प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। तो वहीं पे अगर मैं बात करती हूँ पब्लिक कंपनी की, तो देखिए पब्लिक कंपनी बेसिकली हमारी क्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले तो वही है कि भी वो प्राइवेट कंपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ना ही किसी भी प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी होनी चाहिए। तो उसको हम बेसिकली क्या बोल देंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, पब्लिक कंपनी। तो कहने का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी में क्या था, रिस्ट्रिक्शन थी टू राइट द ट्रांसफर ऑफ इट शेयर, अपनी कंपनी के जो शेयर है उसको ट्रांसफर करने में क्या रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो इसका मतलब पब्लिक कंपनी में क्या होगा, वहाँ पे जो आप अपने शेयर है उसको ईजिली क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करते हैं मिनिमम मेंबर्स की और मैक्सिमम, तो पब्लिक कंपनी के अंदर आपके, ठीक है, पब्लिक कंपनी के अंदर आपके जो मिनिमम मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन के लिए वो आपकी 7 और मैक्सिमम यहाँ पे है आपके अनलिमिटेड। ये बात आपको याद रखनी है, किसके अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट है, और क्वेश्चन मोस्टली आपका इधर से बन जाता है, जो मिनिमम और आपकी मैक्सिमम जो संख्या है मेंबर्स की, ठीक है। इसी के साथ ही 1-2 पॉइंट्स और है वो भी यहाँ पे नोट कीजिए। एक बात और कर लेते हैं हम किसकी, डायरेक्टर की। तो डायरेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो कई बार डायरेक्टर की भी संख्या यहाँ पे पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी के अंदर डायरेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, डायरेक्टर की अगर मैं बात करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम कितने रहेंगे। इसी के साथ ही हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने रहेंगे, और उसके बाद 1 पर्सन कंपनी, वो भी बताऊंगी। अभी एक बार आप डायरेक्टर की संख्या याद कर लीजिए, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इजी है इसका याद रखना। डायरेक्टर मैक्सिमम तो तीनों में ही आपके 15 रहेंगे। जो आपकी डायरेक्टर की संख्या रहेगी वो आपका चाहे 1 पर्सन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है या फिर पब्लिक कंपनी, तीनों में ही क्या रहेगी, मैक्सिमम 15 आपके डायरेक्टर रहेंगे। लेकिन मिनिमम की बात करते हैं ना, तो आप सीधा यहाँ खास से स्टार्ट करना नीचे से। 1 पर्सन में आपका 1 डायरेक्टर, प्राइवेट के अंदर 2 और पब्लिक के अंदर आपके मिनिमम है 3 डायरेक्टर। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो कि भाई 1 2 3। तो 1 2 3 कैसे, सबसे पहले 1 पर्सन कंपनी उसमें 1 ही चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए, और पब्लिक कंपनी में हमारे कम से कम कितने चाहिए, 3। तो 1 2 3 इस तरह से कर सकते हो। और मैक्सिमम मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि भाई मैक्सिमम तीनों में ही आपकी क्या रहेगी, 15 यहाँ पे डायरेक्टर की संख्या रहेगी। तो ये था आपका क्या, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। अभी थोड़ी सी बात हम करेंगे 1 पर्सन कंपनी को लेकर, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि भाई 1 पर्सन कंपनी किसको कहते हैं, किस तरह से स्टार्ट होगी, इसमें क्या जो भी इसके अंदर होगा, भाई किसको 1 पर्सन कंपनी आपका ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट है। तो सबसे पहले तो आप यही बात याद रखिए कि भाई जो 1 पर्सन कंपनी है ये भी आपकी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। जो ओपीसी है, ओपीसी है ये कौन सी कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी के अंदर आपकी आएगी, ठीक है। अब आपको कुछ बातें याद रखनी है कि भाई जो 1 पर्सन कंपनी है उसको कौन स्टार्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ओनली अ नेचुरल पर्सन बीइंग एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, एक नेचुरल पर्सन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया और या फिर इंडियन सिटीजन। तो वह पर्सन क्या कर सकता है, जो 1 पर्सन कंपनी है उसको स्टार्ट कर सकता है। फर्स्ट फीचर एक तरह से हम बोल सकते हैं। सेकंड, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज। ये बात आपको याद रखनी है भाई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज है उसको 1 पर्सन कंपनी कैरी आउट नहीं कर सकती, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यहाँ पे क्या, नॉन बैंकिंग, एन से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, आप फुल फॉर्म लिख लेना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर सकती क्या, 1 पर्सन कंपनी। थर्ड फीचर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 lakhs। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल नोट मोर देन 50 लाख। तो भाई 50 लाख से ₹50 लाख, तो 50 लाख से इसकी जो पेड अप कैपिटल है, इट्स पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन ₹50 लाख, ठीक है। तो
आपकी 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसकी? 1% कंपनी के केस में जो पेड अप कैपिटल रहेगी वो 50 लाख तक रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम ही रहेगी। इसी के साथ ही इसका जो एनुअल टर्नओवर रहेगा, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है, एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स, 3 सालों का जो एवरेज एनुअल टर्नओवर रहेगा जो ये कंपनी है, डज नॉट एक्सीड रुपीज 2 करोड़, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली कुछ कंडीशन है 1% कंपनी के लिए। फर्स्ट क्या है कि भी एक नेचुरल पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। वो क्या कर सकता है, एक तरह से 1% ओपीसी उसको स्टार्ट कर सकता है। जो 1% जो कंपनी रहेगी, इट कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कैरी आउट नहीं कर सकती। इसी के साथ ही 1% कंपनी के अंदर जो इसकी पेडअप शेयर कैपिटल होगी इज नॉट मोर देन ₹50 लाख से ज़्यादा आपकी कैपिटल नहीं होनी चाहिए। और इट्स एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 3 ईयर्स डज नॉट एक्सीड ₹2 करोड़। अगर यहाँ से कोई भी कंडीशन उसका वोलेशन अगर होगा तो फिर वो 1% कंपनी एक तरह से हम बोल सकते हैं नहीं होगी, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कंडीशन, कुछ फीचर्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हम बात करेंगे शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ द शेयर कैपिटल, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करती हूँ, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी हम किसको कहेंगे, द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय द शेयर होल्डर इज कॉल्ड द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, ठीक है। शेयर कैपिटल हम किसको बोलते हैं, जो भी भाई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया गया है, अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो भी भाई शेयर होल्डर्स जो पैसा लेके आए उसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद एक कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करती हूँ, कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, तो भाई अलग अलग टाइप के हमारी यहाँ पे शेयर कैपिटल है। तो इसमें हम बात करेंगे तो फर्स्ट जो सबसे पहले हमारी जो शेयर कैपिटल की टाइप या टाइप भी हम बोल सकते हैं, तो सबसे पहले आएगी हमारी ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक है। इसी के साथ ही इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं और इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। अब साथ के साथ समझते जाना भी ये क्या है। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड या फिर नॉमिनल शेयर कैपिटल हमारी कौन सी है कि भाई आपने रजिस्टर्ड करा लिया या फिर आपको अथॉरिटी है कि भाई बस आप इतने लाख तक ही या इतनी शेयर कैपिटल है उसको आप इशू कर सकते हो अपनी लाइफ टाइम में। कैसे कि भाई यहाँ पे आपको परमिशन दे दी है कि भाई 5 करोड़ तक ही आप क्या कर सकते हो, जो शेयर कैपिटल है उसको आप इशू कर सकते हो। अब इसको आप कैसे भी इशू करो, ठीक है। तो फर्स्ट हमारी क्या कहलाएगी, ऑथोराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद जो सेकंड होगी वो होगी हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड का मतलब क्या कि भाई आपने कितनी इशू की है, ठीक है। तो जैसे 5 करोड़ थी उसमें से आपने 3 करोड़ इशू कर दिए, तो ये क्या कहलाएगी आपकी इशूड कैपिटल, ठीक है। या फिर शेयर्स के टर्म्स में भी आप यहाँ पे इसको कर सकते हो कि भाई 5 करोड़ शेयर आप इशू कर सकते हो। ऑथोराइज्ड आपके शेयर कैपिटल है 5 करोड़ और उसमें से आपने सिर्फ 3 करोड़ तक के जो शेयर कैपिटल है शेयर्स आपने इशू किए हैं। उसके बाद ठीक है, फर्स्ट क्या हुई ऑथोराइज, सेकंड है इशूड और थर्ड है हमारी सब्सक्राइब्ड, ठीक है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं क्या, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। मीन्स कि भाई आपने इशू तो 3 करोड़ की कैपिटल की, लेकिन आपके पास सब्सक्रिप्शन कितने के लिए आया, जैसे कि मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि भाई 2.5 करोड़ कैपिटल के लिए ही सब्सक्रिप्शन आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल हम उसको कहेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है अब नेक्स्ट फोर्थ है हमारा कोल्ड अप कैपिटल, कि भाई अब आपने कितनी कैपिटल है वो आपने मंगा ली है, कोल्ड अप कैपिटल, ठीक है। कोल्ड अप कैपिटल की भी आपने सब्सक्रिप्शन तो ठीक है भाई 2.5 करोड़ तक का आपके पास आया, अब आपने कोल्ड अप कितना किया है। उसके बाद फिर आपका पेड अप कैपिटल, कि भाई अब आपने इतना पैसा मंगाया लेकिन पेड अप कितना हुआ। अभी कई बार कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो भी पैसा नहीं देते, ठीक है, तो उस केस में फिर हमारी जो कोल्ड अप कैपिटल और वो पेड अप कैपिटल है वो हमारी बराबर नहीं आएगी। लेकिन अगर सभी शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दी तो फिर उस केस में हमारी कोल्ड अप और पेड अप कैपिटल हमारी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। तो ये 5 टाइप हमने की। और अब है हमारी
पेड अप, और पेड अप के बाद हो जाएगा हमारा अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, ठीक है भाई, जो हमने कॉल नहीं किया, जो हमने अभी तक नहीं मंगाई है, तो उसको हम कहेंगे अनकॉल्ड कैपिटल। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है और जो कि हमारा लास्ट है रिजर्व कैपिटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है रिजर्व कैपिटल, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। रिजर्व कैपिटल हम किसको कहेंगे? रिजर्व कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ द अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, रिजर्व कैपिटल हमारा जो अनकॉल्ड कैपिटल है ना, उसी का एक तरह से हमारा क्या है, पोर्शन है, उसी का हमारा हिस्सा है। और इसको हम कॉल करेंगे ओनली कब? जब हमारा क्या होगा, लिक्विडेशन होगा कंपनी का, एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा उसी टाइम हम उस कैपिटल को मंगाएंगे, तो उस कैपिटल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। और वह किसका पोर्शन है? अनकॉल्ड कैपिटल का। तो ये थी आपकी कैटेगरी जो ऑफ शेयर कैपिटल, 6 कैटेगरी की हमने बात की। तो यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल किसे कहेंगे? इशूड सब्सक्रिप्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है जो वो आपका रिजर्व कैपिटल। यहाँ से क्वेश्चन आपका मोस्टली अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है रिजर्व कैपिटल के बारे में। ठीक है, तो फिर बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं भी रिजर्व कैपिटल हम किसको कहेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे नेचर एंड क्लासेज ऑफ द शेयर्स। अलग अलग तरह के हमारे पास शेयर्स है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि भाई हम इक्विटी शेयर्स हम इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हम इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे उस पर चर्चा। तो देखिए, नेचर एंड क्लासेज ऑफ द शेयर, नेचर एंड क्लासेज ऑफ द शेयर। तो बेसिकली अभी जो हम बात करेंगे, 2 शेयर्स की मैं बात करूंगी यहाँ पे, इक्विटी शेयर और आपके प्रेफरेंस शेयर। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, और प्रेफरेंस की, तो यहाँ पे आपको याद रखना इन दोनों की ही जो डेफिनेशन है वो आपकी सेक्शन 43 के अंदर आपकी डिफाइन है। प्रेफरेंस शेयर के बारे में भी और आपका इक्विटी शेयर्स के बारे में भी सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करती हूँ तो प्रेफरेंस का मतलब ही क्या कि भी इनको आगे रखना, एक तरह से प्रेफरेंस इनको देना। तो प्रेफरेंस शेयर्स हम किनको कहेंगे कि भाई एक तो इनको जो डिविडेंड है उसमें भी प्रेफरेंस मिलेगी। किससे प्रेफरेंस मिलेगी? मीन्स जो इक्विटी शेयर है उनसे पहले जो डिविडेंड है वो किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा। और हमारा जो एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ अ फर्म, जब भी फर्म का लिक्विडेशन होगा उस टाइम जब हम जो कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल है, तो जो उसकी कैपिटल की जो हम पेमेंट करते हैं तो उसमें भी प्रेफरेंस किसको मिलती है? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो इसलिए इनका नाम रखा गया प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ प्रेफरेंस शेयर हैज प्रेफरेंस इन डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। तो ये हमारे क्या बेसिकली प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर है ये भी हमारी डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन कौन से? तो प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो मैं फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ पे जो टाइप की अगर मैं बात करती हूँ, पार्टिसिपेटिंग एक टाइप तो है आपकी पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, सेकंड टाइप है, इसके अंदर 2 आ जाएगा हमारा, रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। ठीक है, और हमारी टाइप कौन सी है इसके अंदर? क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव और नॉन। अब देखिए फटाफट से बता देती हूँ क्योंकि आगे यही आपके सेम किस में मिलेंगे जब हम टाइप्स ऑफ डिवेंचर इन सब की बात करेंगे। तो नाम से ही आपको आइडिया हो जाएगा। पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है कि भी इक्विटी शेयर्स को भी, ठीक है, सबको एक तरह से जो प्रॉफिट है वो बांटने के बाद, डिविडेंड देने के बाद अगर कुछ प्रॉफिट हमारा बचता है तो उसमें इनको हिस्सा मिलेगा। किनको हिस्सा मिलेगा? जो कौन से प्रेफरेंस शेयर होंगे? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होंगे। लेकिन वहीं पे है अगर क्या नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर है तो फिर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा। इसी तरह से रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर,
रिडीमेबल क्या है कि भी कुछ टाइम के बाद हम इनको क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। लेकिन वहीं पे नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि भी हम इनको रिडीम नहीं करेंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है कि भी अगर किसी साल जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको हमने डिविडेंड नहीं दिया है तो उस केस में उनका डिविडेंड इकट्ठा होता जाएगा और फिर 2-3 साल बाद जब भी पैसा होगा, काफ़ी प्रॉफिट होगा फर्म को, बिजनेस को, कंपनी को, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसका जो बचा हुआ जो भी उसका डिविडेंड है, उसका इंटरेस्ट है, वो हम पे कर देंगे। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होंगे उनको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जिस साल प्रॉफिट होगा तो उस साल इनको जो है अपना डिविडेंड भी मिल जाएगा और अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो ये बेसिकली क्या टाइप्स है। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की। तो इक्विटी शेयर्स इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। तो भाई ये नॉट अ प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर इज अ शेयर विच इज नॉट अ प्रेफरेंस शेयर। अब इसका उल्टा कर दीजिए भी, इन प्रेफरेंस शेयर को सब कुछ मिलने के बाद ही किसको मिलता है, इक्विटी शेयर्स को मिलता है। तो इक्विटी शेयर्स को तो तभी मिलता है अगर कुछ बचेगा तो इनको मिलेगा, अगर नहीं बचा तो भी फिर इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वे हमारे क्या है, इक्विटी शेयर है। अब हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर्स की, कि जब हम क्या करते हैं, शेयर को जब हम इशू करते हैं तो भाई किस तरह से क्या हमारी प्रोसेस रहेगी शेयर इशू करने की। ठीक है, तो क्या हमारी प्रोसेस रहेगी शेयर को इशू करने की, तो चलिए देखते हैं। बस ये और मैं आपको कराती हूँ, फिर आगे हम बाद में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर, कि भाई जब भी हम क्या करेंगे, शेयर को इशू करेंगे तो क्या बेसिकली हमारे स्टेप रहेंगे या फिर प्रोसेस रहेगी। तो इसमें बेसिकली हमारे 3 स्टेप, हम एक तरह से बोल सकते हैं 3 स्टेप्स होंगे या इम्पोर्टेंट स्टेप होंगे इन द प्रोसीजर ऑफ द शेयर इशू। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले जो कंपनी है वो क्या करेगी, जो प्रोस्पेक्टस है उसको क्या करेगी, इशू करेगी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, प्रोस्पेक्टस इज अ इन्विटेशन टू पब्लिक दैट अ न्यू कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या है, एक इन्विटेशन है पब्लिक को, हम पब्लिक को बता रहे हैं कि भाई एक नई फर्म आई है एग्जिस्टेंस में और आप आइए और उस फर्म के अंदर क्या, उस कंपनी के अंदर क्या पैसा लगाइए। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एक तरह से इन्विटेशन हुआ किसको, टू पब्लिक। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस के अंदर एक कंपनी है उसके बारे में सारा गिवन रहता है कि भी कैसे क्या कंपनी है, उसकी हर एक बात प्रोस्पेक्टस में रहेगी। तो पब्लिक है उसको प्रोस्पेक्टस को देखेगी, चेक करेगी, उनको लगेगा कि हाँ भाई ये कंपनी सही है तो हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम प्रोस्पेक्टस क्या है, पब्लिक को एक सपना दिखाया जाएगा कि भाई देखिए, और फिर पब्लिक उस सपने में खो जाएगी और फिर उसमें कंपनी में क्या करेगी, पैसा लगा देगी। ठीक है, तो ये क्या है, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस है उसको इशू करेंगे, फिर हमारा होगा रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है भाई, जो प्रोस्पेक्टस को देखेगा फिर जिसको अच्छी लगेगी तो फिर वे अप्लाई करेंगे, तो फिर हमें जो एप्लीकेशन है वो हमें रिसीव होगी और उसके बाद फाइनली हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर। फिर हम जिन जिन का एप्लीकेशन आएगा उनको शेयर हम क्या करेंगे, अलॉट कर देंगे। तो ये बेसिकली एक तरह से जो मेजर स्टेप है, 3 स्टेप है इन द प्रोसेस ऑफ द इशू ऑफ द शेयर्स। तो जब भी हम शेयर इशू करते हैं सबसे पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, उसके बाद एप्लीकेशन रिसीव हमें होगी, उसके बाद फिर जिन्होंने अप्लाई किया उसको हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर करेंगे। तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि भाई हमने जो प्रोस्पेक्टस है वो तो हमने इशू कर दिया है। तो भाई आप देखिए क्या जो पब्लिक है, ठीक है, उसकी तरफ से एप्लीकेशन आएगी या फिर नहीं आएगी तो भाई कुछ टाइम होना चाहिए, इतने टाइम के अंदर एप्लीकेशन हमें मिलनी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना कि भाई आज मैंने जो प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है या एक तरह से जो शेयर है वो मैंने इशू कर दिए, लेकिन 6 महीने हो चुके हैं कि भाई पब्लिक की तरफ से जो एप्लीकेशन है वो नहीं आई है, या फिर आई है तो बहुत ही कम पब्लिक है जिसने एप्लीकेशन दी है। तो भाई वो सारी बातें करेंगे कि भाई क्या मिनिमम आपके डेज होने चाहिए इतने टाइम के अंदर। कहीं पे भी आप जाओ, कुछ भी आप करो तो हर एक उसका हमारा क्या टाइम पीरियड रहता है। कहीं पे हम एडमिशन भी ले तो ऐसा तो नहीं है ना अभी ड्यूरिंग द ईयर आप किसी भी टाइम जाके एडमिशन ले सकते हो। तो वहाँ पे आपको एक डेट मेंशन रहेगी कि भाई ये आपकी लास्ट डेट है। या जैसे हम फॉर्म ही फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करने की भी हमारी एक लास्ट डेट होती है, एक टाइम रहता है कि भाई 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपको ऐसा करना है। तो सेम केस हमारा क्या होगा, इशू ऑफ शेयर में होगा। कैसे, कंपनी हैज़ टू गेट द मिनिमम
मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस से। तो भाई जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया तो उसके 120 दिन के अंदर विद इन द 120 डेज 120 दिन के अंदर आपको एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। एक अभी बात करेंगे कि भाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट बात आपको क्या याद रखनी है कि भाई जब भी एक कंपनी है वो क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, एक तरह से जो शेयर है उसको इश्यू करेगी, तो कंपनी हैज़ टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कंपनी को एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए विद इन द 120 डेज, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। जिस डेट को आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है उससे आपके 120 दिन के अंदर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलना जाना चाहिए। तो देखिए अगर कंपनी फेल्स टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, तो उस केस में हमारा क्या होगा। अगर कंपनी ने मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 120 दिन के अंदर उसको नहीं मिला, कंपनी क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, तो इस केस में द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द शेयर। तो उस केस में जो कंपनी है वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर वो नहीं कर सकती, ठीक है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर नहीं होगा। एंड एप्लीकेशन मनी शुड बी रिटर्न विद इन द 130 डेज, विद इन द 130 डेज फ्रॉम द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे नोट डाउन भी करा रही हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इसने क्या कहा, अगर आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है तो उस केस में जो कंपनी है वो क्या है, जो शेयर है उसका अलॉटमेंट नहीं कर सकती। और अब अगर शेयर ही अलॉट नहीं होंगे तो जो पब्लिक का जो पैसा आया है उसको रिफंड करना पड़ेगा, और उसको 130 दिन के अंदर ही कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा। और 130 दिन आपके कौन से रहेंगे, ऑफ द डेट ऑफ द इशू ऑफ ए प्रोस्पेक्टस, ठीक है भाई। जिस डेट को आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया उस डेट से आपके 130 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो आपका पैसा है उसको आपको रिटर्न करना होगा। तो ये था आपका कब, जब आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, जो एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के अंदर अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिले। अब हम बात करेंगे कि भाई जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है ना, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो आपका 90% से कम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मीन्स एटलीस्ट भी 90% तो आपका जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है होना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ अ कैपिटल कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। 90% किसका, ऑफ इशूड अमाउंट। जो कैपिटल आपने इशू की है उसका 90% तो कम से कम होना चाहिए, 90% से कम आपका नहीं होना चाहिए। और ये किसने मेंशन किया है, ये बात कहाँ पे कही गई आपका, सेबी के अंदर, ठीक है। सेबी के अकॉर्डिंग टू सेबी, और सेबी में भी आपका एक डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन आई थी 2000 के अंदर, वहाँ पे आपकी बेसिकली ये बात कही गई है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड डिस्क्लोजर गाइडलाइन, ठीक है, गाइडलाइन 2000। तो इसके अंदर बेसिकली बोला गया है इन्वेस्टर, ये मैंने उल्टा लिख दिया, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आएगा आपका डिस्क्लोजर, ठीक है, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन ऐसे आएगा, एंड इन्वेस्टर मैंने उल्टा लिख दिया, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन गाइडलाइन 2000 अकॉर्डिंग टू सेबी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैन नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द इशूड अमाउंट। तो आपका 90% से कम नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट आपकी लाइन है, ठीक है। ये बात जो मैंने आपको बताई है इसको याद रखना। अब इसके साथ में एक देखिए, इफ द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड द कंपनी शैल रिफंड द एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट रिसीव्ड। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड नहीं है, कंपनी को जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो नहीं मिला, ठीक है, 90% नहीं मिला, उससे कम मिला है, तो उस केस में फिर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सारा का सारा जो अमाउंट है
उसको रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न उस कंपनी को करना पड़ेगा। अब देखिए, अगर कंपनी, ठीक है, इफ़ अ डिले अकर बियॉन्ड 8 डेज, अगर कंपनी ने डिले कर दिया है, 8 दिन से ऊपर हो चुका है और कंपनी ने जो पैसा उसको रिफंड नहीं किया, तो अब उस केस में कंपनी को जो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा वो विद इंटरेस्ट रिटर्न करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट की रेट रहेगी, इंटरेस्ट की जो रेट रहेगी वो रहेगी 15%। या तो भाई 8 दिन के अंदर आप कर दीजिए, अगर आपने पैसा वापस नहीं किया, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को नहीं मिला तो कंपनी पैसा वापस करेगी। और अगर 8 दिन से ज़्यादा आपको हो गए हैं और आपने पैसा रिफंड नहीं किया है पब्लिक का, तो फिर अब आपको 15% की रेट के साथ, कहने का मतलब क्या, जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट की जो रेट रहेगी वो रहेगी आपकी 15%। ठीक है, तो ये है आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में जब हम करते हैं शेयर्स को इशू करते हैं। ठीक है, अब अगर बाय चांस मिनिमम सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिल गया तो फिर उस केस में जो आगे की जो प्रोसेस है वो हमारी स्टार्ट हो जाएगी। क्या हम बात करेंगे कि भाई अब हमें फिर एप्लीकेशन पे ऐसा आया तो फिर हम उन सब का काउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि भाई हम क्या एंट्री करेंगे, कैसे क्या होगा आगे, और फिर किस तरह से हम शेयर्स है उसको अलॉट करेंगे। तो ये सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे की प्रोसेस में, जब हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमें मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।